गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मालवेसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टडी करना शुरू किए थे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने शुरू में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या मेडिसिनल इम्पोर्टेंस जो है वो देखे थे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद में अब हम लोग देख रहे हैं एबिचुलॉन इंडिकम। एबिचुलॉन इंडिकम को लोकल लैंग्वेज में पेटारी या मुद्रा भी कहा जाता है। ये इसके रेनी सीजन में आने वाला प्लांट है ये, और रेनी सीजन में इसके येलो कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और तुरंत 1 महीने के बाद में इसके जो फ्रूट्स होते हैं ये फ्रूट्स बहुत डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। ये जो प्लांट है मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। इसके जो यूजेस है हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसके यूजेस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। हर फैमिली में हम करीब करीब 4 से 5 फैमिलीज पढ़ने वाले हैं। हर फैमिली में मैं बहुत सारे प्लांट्स के इकोनॉमिक यूजेस और हर प्लांट के कम से कम 6-7 मेडिसिनल यूजेस आप लोगों को बताता हूं। ये जो यूजेस है मैं आप लोगों को हर प्लांट के मेडिसिनल यूजेस है ये कम से कम 5 से 7 मेडिसिनल यूजेस बताता हूँ। एग्जाम के व्यू से आप लोगों को हर फैमिली में से कोई भी 3 मेडिसिनल प्लांट के 3-3 मेडिसिनल यूजेस याद करने हैं। ये इसमें से आप चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा आपको इजी लग रहा है और कौन सा याद करना है आप लोगों को। मैं सिर्फ आपके एडिशनल नॉलेज के लिए यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता और इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आते हैं। तो मालवेसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को कोई भी 2 प्लांट के 3-3 यूजेस बताने हैं। तो 2 प्लांट के 3-3 यूजेस बताने के बाद में आपको फुल मार्क मिलते हैं वहां पर। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये नॉलेज थोड़ा सा ओवर होने लग जाता है, तो उसका बॉदर या टेंशन करने की जरूरत नहीं। हम लोग एबिचुलॉन इंडिकम अब पढ़ रहे हैं। ये प्लांट का जो फर्स्ट मेडिसिनल यूज है, infusion of the leaves and roots is diuretic and demulcent, used in fever, chest infections, gonorrhea and arthritis. अब इसका जो इन्फ्यूजन होता है, इन्फ्यूजन का मतलब होता है इसके जो पत्ते होते हैं ये पत्तों को रात भर भिगोया जाता है और सवेरे इसको बॉईल किया जाता है। जैसे कि 1 गिलास पानी में अगर रात को हम इसके पत्ते भिगो के रखते हैं तो सवेरे इसको बॉईल करते हुए 1 गिलास से आधा गिलास बनाने का इसे इन्फ्यूजन कहा जाता है। ये जो इन्फ्यूजन होता है ये रूट का जो इन्फ्यूजन होता है ये डाईयूरेटिक होता है।
डायूरेटिक मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो यूरिन के फ्लो को डबल करता है, यानी यूरिन का फ्लो बढ़ाता है, यूरिन का परसेंटेज बढ़ाता है। डिम्यूल्सेंट का मतलब होता है ये किडनी प्रॉब्लम्स में रिलैक्सेशन देता है। फीवर्स यानी नॉर्मल जो बुखार हमें आता है वो, चेस्ट इन्फेक्शंस यानी हमारे छाती में अगर कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सर्दी खांसी के वक्त जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्फेक्शंस। गनोरिया यानी ये एक सेक्सुअल ऑर्गन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसके रूट्स का काढ़ा बहुत असरकारक होता है। और अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द, घुटनों के जोड़ों का दर्द या हाथ के घुटनों का दर्द, कहीं पर भी, या उंगलियों के जोड़ों में का दर्द। जो जोड़ों का दर्द है, गुजराती में कॉमनली इसे वा कहा जाता है और मराठी में इसे संधिवात कहा जाता है। वा या संधिवात के दर्द में इससे राहत मिलती है। लीव्स कुक्ड एंड ईटन इन ब्लीडिंग पाइल्स। पाइल्स जो होता है, ये पाइल्स में जिस वक्त ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो ब्लीडिंग पाइल्स में इसके लीव्स को सब्जी बनाकर अगर खिलाते हैं पेशेंट को तो ब्लीडिंग तुरंत रुकता है। स्टेम बार्क इज एस्ट्रिंजेंट, डाइयूरेटिक, फेब्रिफ्यूज, एस्थेल्मेटिक, लेसन्स respiration, good in stringery and urinary complaints। अब एक एक देखते हैं हम लोग। स्टेम बार्क इज एस्ट्रिंजेंट, इसके स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है, छिलका होता है, वो एस्ट्रिंजेंट के तौर पर काम करता है, यानी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम कराता है, इसलिए इसे कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। डाइयूरेटिक होता है, अगेन यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। फेब्रिफ्यूज का मतलब होता है कई तरीके के फीवर्स में इसका यूज होता है। लेसन्स प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है कई लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, ओवर स्वेटिंग होता है, तो ये बहुत ज्यादा पसीना आने वाले लोगों को राहत इसके स्टेम बार्क से मिलती है। और गुड इन स्ट्रेंजनरी एंड यूरिनरी कंप्लेंट्स, यानी यूरिन के जो कंप्लेंट्स होते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में यूरिन करते वक्त जलन होती है, यूरिन बहुत कम होती है, यूरिन में से बहुत बैड स्मेल आती है, ये सब जो कंप्लेंट्स होती है पेशेंट्स की, ये कंप्लेंट्स में इसके स्टेम का जो बार्क है उससे राहत मिलती है। सीड्स आर टॉनिक, एफ्रोडायसिक, लैक्सेटिव, इमोलेंट एंड डिम्यूल्सेंट, गुड फॉर ब्रोंकाइटिस, कफ, पाइल्स, गोनोरिया, ग्लिट्स एंड क्रॉनिक सिस्टेसिस। अब वन बाय वन देखते हैं। सीड्स आर टॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है पूरे बॉडी को एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला। इसके सीड्स जो होती है एबिचुलॉन इंडिकम की, ये सीड्स टॉनिक के तौर पर यूज किए जाती है। पर्टिकुलरली ओवर एज पीपल्स में जो वीकनेस होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके सीड्स की पाउडर अगर दिन में 2 बार दिए जाती है ओवर एज पीपल को, तो उनके वीकनेस में काफी इम्प्रूवमेंट होता है। एफ्रोडायसिक का मतलब होता है पूरे बॉडी को ताकत देने वाला, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाला, ये एप्रोडायसिक होता है। तो ये एप्रोडायसिक तौर पर भी इसके सीड्स का यूज किया जाता है। लग्जेटिव का मतलब होता है पेट साफ कराने वाला। कई बार ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं कि उनका पेट साफ नहीं होता है,
और हमारे यहाँ पर एक कहावत बहुत प्रचलित है, अगर आपका पेट साफ है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है, निरोगी है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि करीब करीब 100 से ऊपर बीमारियां सिर्फ पेट से शुरुआत होती है। यानी पेट अगर ठीक ठाक है किसी भी आदमी का, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बहुत सारे कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स या बीमारियां ये पेट के खराबी के वजह से आती है। ये पेट अगर साफ है तो कई सारी बीमारियों पर हम लोग आसानी से ओवरकम हो सकते हैं। तो ये लग्जेटिव यानी पेट साफ कराने की दवा होती है। तो ये लग्जेटिव के तौर पर भी एबिचुलम इंडिकम के सीड्स यूज किए जाते हैं। गुड फॉर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी दमा या अस्थमा का एक प्रकार होता है ये। जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं ना, इनको कफ बहुत जल्दी होता है, छाती में कफ बहुत जल्दी जमा होता है, और लंग्स में जो छोटे छोटे पेपिलिया होते हैं जो पूरे लंग्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हम जितना ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, ये ऑक्सीजन लंग्स में जब जाता है तो छोटे छोटे कैपिलरीज या पेपिलिया में ये लंग्स जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये छोटे छोटे पेपिलिया में या लंग्स में कफ जमा होने लग जाता है और ये कफ धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। ये हार्ड होने के वजह से ये जो छोटी छोटी पेपिलिया होती है लंग्स में, ये हार्ड होने के वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। आप लोगों ने किसी अस्थमा का पेशेंट अगर देखा होगा तो उसे ब्रीदिंग में बहुत तकलीफ होती है, आसानी से ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाते वो, और इनके बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन के परसेंटेज की कमी होती है। तो ये लंग्स में जो कफ होता है जिसे स्पुटम कहा जाता है, ये स्पुटम हार्ड हो जाता है, और ये हार्ड होने के बाद में जो कंडीशन होती है कि पेशेंट को निमोनिक कंडीशन की और पेशेंट बढ़ने लग जाता है। कफ हार्ड होने के वजह से ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस सिचुएशन होती है पेशेंट की। हमें कहने में और सुनने में तो बहुत आसानी होती है कि छाती में या लंग्स में कफ जमा हो गया जिसके वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। अपने खुद की नाक और मुंह 1 मिनट के लिए बंद करके देखिए, फिर ऑक्सीजन का जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है ऑक्सीजन का, वो हमें समझ में आता है। और ये पेशेंट 24 आवर्स ऑक्सीजन के लिए झगड़ते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एबिचुलम इंडिकम की सीड्स थोड़ी सी भून कर उसकी पाउडर अगर पेशेंट को दी जाती है तो धीरे धीरे उसके लंग्स में जो कफ हार्ड हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और पूरे लंग्स के पेपिलिया को वो चिपक कर बैठा हुआ है, ये स्पुटम या ये कफ धीरे धीरे फ्री होने लगता है, ये बाहर निकलने लगता है। और जितना कफ बाहर निकलेगा उतना ऑक्सीजन का परसेंटेज ऐसे पेशेंट के बॉडी में बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा तो वो पेशेंट धीरे धीरे हेल्दी या अच्छा फील करने लगेगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होती है मगर पेशेंट को रिलीफ मिलता है 100%। कफ में भी इसका यूज होता है, यानी खांसी में इसका यूज होता है। कई बार अलग अलग वजह से खांसी आती है लोगों को, कभी ठंडा खाने से, कभी बेमौसमी चीजें खाने से। जैसा बहुत ठंड है और हमने आइसक्रीम खा ली तो तुरंत खांसी शुरू हो जाती है। बेमौसम का फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, हम लोगों को बहुत बड़प्पन महसूस होता है कि तरबूज सीजन नहीं था फिर भी महंगा मिल रहा था फिर भी हमने लाकर खाए। एक्चुअल नेचर कुछ चीजें सीजन के हिसाब से बनाता है और सीजन के हिसाब से ही इंसान ने उसे लेना चाहिए या खाना चाहिए। मगर हम
ऑफ सीजन के फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उसका हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। बॉडी अंदर से उसे रिजेक्ट करती है, और बॉडी जब रिजेक्ट करती है तो कोई ना कोई सिम्टम बॉडी में दिखाई देता है। खांसी आना उसका ही एक सिम्टम होता है। ये खांसी के वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ऐसे खांसी में एबिचुलम इंडिकम की सीड्स दी जाती है। पाइल्स में भी इसका यूज होता है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स पाइल्स में यूज किए जाते हैं, वैसे ही सीड्स भी यूज किए जाते हैं। गनोरिया, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज होता है। ग्लिट्स एंड क्रॉनिक सिस्टेटिस, ये एक डिसीज का नाम होता है। ये डिसीज में भी इसके सीड्स यूज होते हैं। अब सीड्स के मैंने कितने सारे यूज आप लोगों को बताए, एग्जाम में इसमें से एक या दो भी लिखे आपने तो भी सफिशिएंट होता है। पूरे लिखे तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, आपको तो फुल मार्क्स और फुल ग्रेड मिलने ही वाली है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज दिमाग से बाहर हो जाती है, एंड वक्त पर ख्याल नहीं रहती है। तो सीड का हेडिंग देकर अगर आप इसमें से 2 या 3 भी वर्ड लिखते हो, मगर उसे थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो ऐसा दिखाई देता है कि बच्चे क्या करते हैं, सीड्स लिख देते हैं और डिमिल्सेंट, गनोरिया एंड ब्रोंकाइटिस, ये 3 वर्ड लिख दिए यानी सेंटेंस पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने लिखना चाहिए सीड्स आर यूज्ड एज इन ब्रोंकाइटिस, इन कफ एंड इन गनोरिया, ऐसा लिखना चाहिए। तो वो सेंटेंस पूरा होता है और एग्जामिनर के समझ में भी आता है। सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी लिख दिए यानी उसका सेंटेंस पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस को पूरा करना भी सीखना चाहिए। फिर इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट इज nervine tonic. Infusion is useful in fever, leprosy, stringery, piles, leukoderma, hematuria and stones in bladder. इतने सभी बीमारियों में इसके रूट्स का यूज होता है। हमने पीछे देखा था कि इसके रूट्स का पाइल्स में यूज होता है। ये नर्वाइन टॉनिक यानी हमारी नर्व्स जो होती है, हमारी नर्व्स में जो वीकनेस आती है, ओवर एज पीपल में ये बहुत कॉमन चीज होती है कि इनके मसल्स तक वीक हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो टॉनिक दिया जाता है उसे नर्वाइन टॉनिक कहा जाता है, यानी ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराता है, नर्वस सिस्टम को बूस्ट कराता है, इसलिए इसे नर्वाइन टॉनिक कहा जाता है। इन्फ्यूजन इज यूजफुल इन फीवर। इसका जो काढ़ा होता है ये कोई भी बुखार में अच्छे से लागू होता है। लेप्रेसी का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसे, मैं इसका हिंदी वर्ड भूल गया, महारोग। महारोग जिसे कहा जाता है उसे अंग्रेजी में लेप्रेसी कहा जाता है। ये शायद पेशेंट आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, इसलिए उसका नाम भी मराठी में या हिंदी में महारोग ही रखा गया है। धीरे धीरे बॉडी के हर पार्ट्स सड़ने लग जाते हैं और गलने लग जाते हैं और गिर जाते हैं। जैसे कि किसी को अगर हाथ से शुरुआत हो रही है तो एक एक उंगली धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगी, फिर पूरा हाथ झड़ने लग जाता है और पूरे बॉडी में ये बीमारी फैलती जाती है। पुराने ज़माने में लेप्रेसी कैंप्स होते थे या लेप्रेसी आइसोलेशन सेंटर्स होते थे। जो लोगों को लेप्रेसी या महारोग होता था उनको गांव के बाहर एक अलग जगह पर आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जाता था, लोगों से इनकी कांटेक्ट न हो इसके लिए, क्योंकि ये कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। अभी भी अगर आप
धुलिया में कभी गए हो तो धुलिया में एंट्री करते वक्त ही एक लेप्रेसी सेंटर का बोर्ड बड़ा दिखाई देता है। अभी भी वो सेंटर वहां पर है। पूरे खानदेश में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई लेप्रेसी का पेशेंट डिटेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उसे वहां पर लेकर जाकर रखते हैं। फिर है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा यानी ये एक स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। आप लोगों ने भी कई इक्का दुक्का ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, उसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइटिश पैचेस और डर्मा का मतलब होता है स्किन। ल्यूकोडर्मा ऐसा बना हुआ है। ये ल्यूकोडर्मा के डिसीज में भी एबिचुलॉन इंडिकम के रूट्स जो होते हैं वो अच्छे से कारागर होते हैं। हिमेटोरिया एंड स्टोन्स इन ब्लैडर। हिमेटोरिया यानी बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होना, उसे हिमेटोरिया कहा जाता है। और ब्लैडर में अगर स्टोन्स है हमारे, यानी गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स होते हैं तो वो स्टोन्स को फोड़कर या तोड़कर निकालने की कैपेसिटी इसके रूट्स में होती है। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को किडनी स्टोन्स के बारे में 2 प्लांट्स बताए थे। एक था उसमें से सिलोशिया अर्जेंशियाना, जो हमारे एरिया में बहुत कॉमन होता है। वैसा ही इसके जो रूट्स होते हैं ये ब्लैडर में के स्टोन्स को फोड़ देते हैं वहीं पर और उसे बाहर निकालते हैं। अदरवाइज आप अगर एलोपैथी के डॉक्टर के पास अगर गए तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट होती है और पैसे भी लाखों के बराबर से लगते हैं। फिर उसे लेजर से फोड़ा जाता है। लेजर से फोड़ने के बाद में फिर उसे सलाइन लगाकर या कुछ लिक्विड पुश करके ब्लैडर में से बाहर निकाला जाता है। और ये बहुत पेनफुल ऐसी प्रोसेस होती है। पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और पेशेंट्स को पेन होती है, वो अलग चीज है। नेचर में ऐसी बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। सिर्फ हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज है ऐसा। इसके रूट्स को अगर ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए किसी समझदार आदमी के साथ में, तो ये ब्लैडर में से स्टोन्स बाहर आसानी से निकलते हैं। मैंने कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि इवन 25-25 mm के ब्लैडर स्टोन्स भी ब्लैडर में से फूटकर बाहर निकलते हुए देखे हैं मैंने। नवापुर में का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये पर्सन यहाँ पर नहीं है पर शायद कोई लोगों ने देखा होगा। टर्नल प्लॉट पर एक डॉक्टर का हॉस्पिटल था, कोठारी डॉक्टर, डॉक्टर कोठारी। डॉक्टर कोठारी डॉक्टर के सामने एक इस्त्री वाले भैया रहते थे, प्रेस करते थे वो। तो उनके जो फादर थे उनको गॉल ब्लैडर में से 3.25 किलो का स्टोन निकाला गया था ऑपरेशन करके। ये इतना सीरियस बीमारी हो जाती है कभी कभी। 3.25 किलो का स्टोन, यानी मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने कभी सूरन अगर खरीदी किया होगा ना तो सूरन के वजन इतना स्टोन उनके ब्लैडर में से निकाला गया था। ये ऐसे कुछ हटके और अलग से पेशेंट्स होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं रेफरेंस में याद आ जाते हैं। ये इस तरीके के स्टोन्स में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद आता है गॉसिपियम हर्बेटम। ये कॉटन प्लांट होता है। ये कॉटन प्लांट के हम लोगों को पता है कि इसमें से कॉटन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कॉटन फाइबर बनाने के लिए, फिर ऑपरेशन थिएटर्स में, ड्रेसिंग टेबल पर ये कॉटन का यूज होता है। ऑपरेशन थिएटर और ड्रेसिंग टेबल पर जो कॉटन बनाया जाता है वो प्रोसेस किया हुआ कॉटन होता है, जिसे नॉन एब्सॉर्बेंट कॉटन कहा जाता है। हमारे पास में जो कॉटन होता है वो एब्सॉर्बेंट कॉटन होता है। ये एब्सॉर्बेंट कॉटन को अगर आप सेवलॉन में या डेटॉल में, या हमारा ब्लड निकलता है तो ब्लड पर भी लगाए तो वो कॉटन वो ब्लड को या सेवलॉन को एब्सॉर्ब करा लेता है।
मगर ऑपरेशन थिएटर में या ड्रेसिंग करते वक्त जो कॉटन यूज किया जाता है वो नॉन एब्सॉर्बेंट कॉटन होता है, जो कोई चीज एब्सॉर्ब नहीं करता, इसलिए उसे ड्रेसिंग में ज्यादा तौर पर यूज किया जाता है। तो ये जो कॉटन का प्लांट होता है, ये फाइबर के अलावा इसमें बहुत सारे और भी यूज होते हैं। ये क्या क्या यूज होते हैं ये हम लोग देखेंगे। फ्लावर एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज एन abortification and induce menstrual flow। इसके जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर अगर प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है, या कई बार ऐसा होता है कि बर्थ के पहले पेट में ही बेबी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में एबॉर्शन करके वो बेबी को बाहर निकालना, जल्द से जल्द बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज वहां पर पॉइजन तैयार होने लग जाता है और ये पॉइजन मदर को भी फिनिश कर देता है। तो ऐसे वक्त में एबॉर्शन कराने के लिए इसके फ्लावर का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। और लेडीज में मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर प्रॉपर नहीं है या रेगुलर नहीं है तो इसके फ्लावर का यूज किया जाता है। सीड्स आर डिम्यूल्सेंट, लैक्सेटिव, एक्सपेक्टोरेंट एंड एफ्रोडायसिक। हम लोगों को कपास की सीड्स तो सब लोगों ने देखी होंगी, कॉटन की सीड्स। इसकी सीड्स जो होती है, ये सीड्स लग्जेटिव होती है, इसमें से तेल निकाला जाता है। ये कपास का तेल कई जगह पर खाने में भी यूज किया जाता है, ये तो हम लोगों को पता है। ये डिम्यूल्सेंट होती है, लग्जेटिव होती है। डिम्यूल्सेंट का मतलब होता है ये पेट को आराम देने वाली होती है। लग्जेटिव यानी पेट साफ करने वाली होती है। एक्सपेक्टोरेंट यानी खांसी अगर होती है तो खांसी में जो दवाई दी जाती है खांसी रोकने के लिए, उसे एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। मार्केट में से आप खांसी आती है उस वक्त जो भी लिक्विड दवाई लाते हो पीने के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है खांसी रोकने वाली दवाई। और एफ्रोडायसिक का मतलब होता है पूरे बॉडी को चेतना देने वाला, पूरे बॉडी को एनर्जी देने वाली चीज। इसके सीड्स एफ्रोडायसिक तौर पर भी यूज किए जाते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं, ये प्लांट के रूट्स आर इम्यूनोगोगो एंड गैलेक्टोगोगो, यूजफुल इन डिस्मेनोरिया एंड सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें कई सारी चीजें जो है ये फीमेल डिसीज से रिलेटेड है। इम्यूनोगोगो और ग्लैक्टेगोगो का मतलब होता है लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए, यानी जो मदर अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है या जो एनिमल अपने बच्चे को फीडिंग करते हैं, उनमें लैक्टेशन यानी दूध का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, बेबी के लिए बहुत सारा दूध लगता है, ये दूध का परसेंटेज बढ़ाने का काम इसके रूट्स में रूट्स के थ्रू किया जाता है। यूजफुल इन डिस्मेनोरिया एंड सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर ये डिस्मेनोरिया का मतलब होता है फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये अगर सप्रेस होती है, रुक जाती है, तो फीमेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसे कहा जाता है डिस्मेनोरिया एंड सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन अगर टोटली स्टॉप हो जाता है तो वो इन बीमारियों में इसके सीड्स का इसके रूट्स का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रूट बार्क स्टिमुलेट्स uterine contractions and hastens difficult labor. It promotes abortion or onset of menstruation and reduces menstrual flow. अब कई फीमेल्स में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रुक जाता है, और कई फीमेल्स में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फीमेल की स्किन वाइट हो जाती है और उनमें वीकनेस बहुत हो जाता है, और फिर कई सारी बीमारियों को भी इन्विटेशन मिल जाता है। तो इसकी जो
रूट बार्क होती है, यानी रूट का जो छिलका होता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकता है, सबसे पहली चीज। और ये कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज में समय से पहले ही बेबी का जन्म हो जाता है, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी जिसे कहा जाता है। प्री मैच्योर डिलीवरी के बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं। कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बाद में न्यू बॉर्न बेबी सडनली, यानी नॉर्मली नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिलीवरी 9 महीने के बाद होना चाहिए। यहाँ पर छठे सातवें महीने में, कभी कभी तीसरे चौथे महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, तो इसे प्री डिलीवरी कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फीमेल्स के जो नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स लूज हो जाते हैं, और लूज होने के वजह से बेबी का डिलीवरी अर्ली पीरियड में हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना बहुत जरूरी होता है। इसकी जो रूट बार्क होती है, अभी चलो आपने गॉसिपियम हर्बेकम की, इसकी रूट बार्क नर्व सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करके रखने का काम करती है, जिसके वजह से प्री मैच्योर डिलीवरीज नहीं होती है। ये हुआ गॉसिपियम हर्बेकम के मेडिसिनल यूजेस। फिर उसके बाद में आता है हिबिस्कस एस्क्युलेंटस। हिबिस्कस एस्क्युलेंटस को हम लोग लोकल लैंग्वेज में भिंडी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे लेडीज फिंगर कहा जाता है। लेडीज फिंगर या भिंडी जैसे सब्जी बनाने के काम में आती है, पॉपुलरली बहुत पॉपुलर है ये सब्जियों में। तो उसी के साथ साथ इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। ये मेडिसिनल यूजेस होते हैं, द रूट्स आर वेरी रिच इन म्यूसिलेज having a strongly demulcent action. This mucilage can be used in as a plasma replacement. ये प्लाज्मा रिप्लेसमेंट में इसके अंदर का जो म्यूसिलेज निकलता है, अब ये सब लोगों को पता है कि भिंडी तोड़ो तो उसमें से हाथ को म्यूसिलेज स्टिकअप हो जाता है। ये जो म्यूसिलेज है, ये म्यूसिलेज प्रोसेस करने के बाद में प्लाज्मा रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। The juice of the root is used externally in Nepal to treat cuts, wounds and boil. इसका जो जूस होता है, भिंडी को काटने के बाद में जो म्यूसिलेज निकलता है, जो म्यूसिलेजस जूस होता है, इसे नेपाल में कटने पर या फुंसी होने पर या बड़े फोड़े होने पर इनको फूटने के लिए भी उसके म्यूसिलेज का यूज किया जाता है। द लीव्स फर्निश एंड इमोलेंट पोल्टिस। इसके जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते थोड़े से गर्म करके फोड़े या फुंसी के ऊपर अगर बांध दिए जाते हैं तो फोड़ा या फुंसी फूटने में बहुत हेल्प होता है, और उससे दर्द भी नहीं होता। कई बार फोड़ा और फुंसी होने के बाद में उसके आज साइड इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो इतना दर्द करता है कि पेशेंट परेशान हो जाता है। इसे अगर इसके पत्तों को हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर बांध दिया जाए किसी साफ सुथरे कपड़े से, तो वो फोड़ा और फुंसी का दर्द तो कम होता ही है, मगर वो इतने आसानी से फूट जाता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ये फूट गया है ऐसा। अदरवाइज फिर अगर उसे ऑपरेशन करना हो तो उसे कट देना पड़ता है, फिर उसकी तकलीफ और दर्द बहुत सारा होता है। यहाँ पर दर्द का एहसास भी नहीं होता। A decoction of immature capsule is demulcent, diuretic and emollient. इसके आधी पकी हुई भिंडी जो होती है, ये भिंडी डिमल्सेंट होती है, डाइयूरेटिक होती है और इमोलेंट होती है। ये वर्ड्स काफी बार पीछे भी आ चुके हैं। It is used in the treatment of catheteral infections, adore urine,
डायसूरिया एंड गनोरिया, ये भिंडी जो होती है, ये भिंडी आँख में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, कैटरल इन्फेक्शंस। तो ये इन्फेक्शंस को कम कराने के लिए भिंडी पानी में उकाली जाती है, बॉईल की जाती है, और ये बॉईल करने के बाद में उसमें से भिंडी निकालकर फेंक दी जाती है, और ये बॉईल किया हुआ पानी छान लिया जाता है, यानी फिल्टर किया जाता है, और ये पानी से आँख धोई जाती है। ये आँख धोने के वजह से वायरल इन्फेक्शन जो होता है आँख में, ये धीरे धीरे कम होता है। अर्डोर यूरिन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और गनोरिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज होता है। The seeds are antispasmodic, cordial and stimulant. स्पास्मोडिक एक शब्द लफ्ज होता है, और स्पास्मोडिक के विरुद्ध यानी एंटीस्पास्मोडिक, एंटीस्पास्मोडिक तरीके से इसके सीड्स का यूज किया जाता है। भिंडी में जो सीड्स होती है वो सीड्स एंटीस्पास्मोडिक के तौर पर यूज की जाती है। कॉर्डियल एंड स्टिमुलेंट, कॉर्डियल यानी हार्ट को मजबूती देने का काम भिंडी करती है, इसलिए अपने डाइट में भिंडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि ये अपने हार्ट को मजबूती देने का काम करती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे फूड में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेचर हमेशा बोलती है कि कॉन्ट्रास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और एक अंग्रेजी में बहुत बढ़िया सा लफ्ज है, वर्ड है, स्टेपल फूड। स्टेपल फूड के ऊपर पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और इसके ऊपर रिसर्च भी इतना सारा हो चुका है कि स्टेपल फूड, व्हाई स्टेपल फूड आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेपल फूड का मतलब होता है कि हम जो एरिया में रह रहे हैं या हम जो एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के एरिया का जो लोकल फूड होता है वो लोकल फूड यानी स्टेपल फूड होता है। ये लोकल फूड का मतलब क्या होता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं या जहाँ पर हमें जा रहे हैं हम लोग, वहाँ के वातावरण के हिसाब से वहाँ पर नेचुरली पैदा होने वाली या उगने वाली कुछ वनस्पति होती है, और ये वनस्पति से मिलने वाला जो खाना होता है उसे स्टेपल फूड कहा जाता है। भिंडी हमारे एरिया का स्टेपल फूड है। आप अगर मार्केट में जाओ तो कई सारी भिंडी की वैरायटी आप लोगों को देखने मिलेंगी। येलो कलर की भिंडी होती है, ग्रीन कलर की होती है, रेड कलर की भिंडी होती है, पर्पल कलर की भिंडी होती है, ब्लैक कलर की भी भिंडी आती है कभी कभी मार्केट में, अगर आप गौर से देखो तो। ये सब जो वैरायटीज अपने एरिया में मिलती है, ये हमने हमारे डाइट में ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हार्ट को मजबूती देने का काम करती है। और ये स्टेपल फूड जो हमारे डाइट में यूज करने की रिकमेंडेशन बार बार क्यों की जाती है, क्योंकि हम लोग कई बार फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं, और बहुत सारे चीजें खाते हैं। तो ये जो मंचूरियन वगैरह जैसे, तो ये सब फास्ट फूड हमारे एरिया के नहीं है, हमारी बॉडी इससे अडेप्ट नहीं कर पाती। आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो करके देखिए, 3 दिन तक के कंटिन्यूअस कोई भी एक ही फास्ट फूड खाते रहिए, तीसरे दिन आपका पेट खराब होने वाला है, क्योंकि हमारे बॉडी को बरसों से, सालों से इन चीजों की आदत नहीं है। हमारे बॉडी को हमारे स्टेपल फूड की आदत होती है, और ये स्टेपल फूड हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी होता है। ये इसके सीड्स जो होते हैं ये स्टिम्युलेंट भी होते हैं। स्टिम्युलेंट का मतलब होता है ये अपने नर्वस सिस्टम को उत्तेजना देने का काम करते हैं, स्टिम्युलेट करने का काम करते हैं। ये खाने के बाद में आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करना, कभी एक
5 से 10 भिंडी लेना, उसे अच्छे से धो लेना, वॉश कर लेना, और ये भिंडी को कच्ची खाना। कई लोग कच्ची भिंडी खाते हैं, तो ये कच्ची भिंडी खाने के बाद में आपको इतना फ्रेश महसूस होगा, क्योंकि आपके बॉडी में, आपके हार्ट को तुरंत इससे कुछ केमिकल मिलेगा, जिसके वजह से आपका हार्ट प्रॉपरली ज्यादा फंक्शनिंग हो जाएगा, जिसके वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा तो आपके ब्रेन के तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। ब्रेन के तरफ का ब्लड फ्लो बढ़ा यानी ब्रेन में का ऑक्सीजन का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और आप बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त और स्फूर्तिले खुद को महसूस करने लगेंगे। ऐसा जिस चीज से होता है उसे स्टिम्युलेंट कहा जाता है, और भिंडी हमारे डाइट में का एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा स्टिम्युलेंट प्लांट है जिसे हमने यूज करना चाहिए। आखिरी में इसका है, एन इन्फ्यूजन ऑफ द रोस्टेड सीड्स हैज सुडोरोफिक प्रॉपर्टीज। जो मैंने अभी कहा, सुडोरोफिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो इन ऑल टोटल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाती है। इसके जो सीड्स है इन्हें भून कर भी खाते हैं कुछ लोग। भिंडी में से सीड्स बाहर निकालते हैं, उसे रोस्ट करते हैं, और रोस्ट की हुई सीड के ऊपर फिर नमक मिर्च ऐसा डालकर, कुछ लोग बिना नमक मिर्च के भी खाते हैं। कभी करके देखना, ये बहुत ही लजीज ऐसी डिश होती है और आसानी से हम बना सकते हैं। हमारे मार्केट में भिंडी बहुत सस्ती मिलती है और हम लोग आसानी से इसे हमारे घर में बनाकर खिला सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कल संडे है, ये डिश बनाकर अपने पापा मम्मी को बताओ कि हमने एक नई डिश कहीं से सीखी है, आप इसे टेस्ट करके देखो। कल सब घर के लोग आप लोगों के ऊपर बहुत खुश रहेंगे। अगला प्लांट है हमारा साइडा एक्यूलिएटा, ये साइडा एक्यूटा। ये साइडा एक्यूटा प्लांट जो होता है, इसके जो मेडिसिनल यूजेस है, द पाउडर रूट बार्क इज डिमिस्टर्ड विथ milk and sugar as a treatment for urinary urgency and leukorrhea। ल्यूकोरोहिया ये एक फीमेल का डिसीज है। हमारे एरिया में इसे सफेद पानी का डिसीज भी कहा जाता है। कई बार फीमेल के ऑर्गन्स में से एक वाइट लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वीकनेस तो बहुत ज्यादा होती है। साइडा एक्यूटा के रूट का जो पाउडर होता है, ये पाउडर ल्यूकोरोहिया के डिसीज में यानी सफेद पानी के डिसीज में बहुत कारगर या असरदार होता है। फिर उसके बाद है, सीड्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट यूरिनरी इन्फेक्शंस। दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी एफ्रोडायसिक आल्सो। इसके सीड्स यूरिनरी इन्फेक्शंस में काम करते हैं और एफ्रोडायसिक के तौर पर भी यूज किया जाता है। फ्रेश extract of leaves is used in dropsy and chronic renal failure and in a dosage of 20 ml 2 to 3 times a day। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में और ड्रॉप्सी में, ड्रॉप्सी नाम का एक डिसीज होता है, उसमें इसके ल्यूस का यूज किया जाता है मिल्क के साथ में बॉईल करके। रूट्स बॉइल्ड इन मिल्क आर यूज्ड इन अ सिंगल डेली डोज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। इसके जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स के छोटे छोटे पीसेस करके एक गिलास दूध में इसे बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद में नॉर्मली 15 से 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद में सवेरे ऐसा एक गिलास दूध अगर आप पीते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी विटामिन की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पावरफुल केमिकल कंपोजिशन ये प्लांट के रूट में होता है। पेस्ट ऑफ रूट इज यूज्ड टॉपिकली फॉर ट्रीटिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी में कहीं पर भी अंगार होती है या हीट होती है, वो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए इसके रूट का पेस्ट यूज किया जाता है।
इसके अगला प्लांट है थिस्पेसिया पॉपुलिना। ये जो थिस्पेसिया पॉपुलिना होता है, जिसे हम लोग पारस भेंड या कापुर भेंड भी कहा जाता है, the bark, leaves, flowers and fruit are useful in cutaneous affections such as scabies, psoriasis, ringworms and eczema। ये सब स्किन से रिलेटेड ऐसे डिसीजेस है। इसके लीव्स उसमें और फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये तीनों चीजें ये डिसीजेस में यूज किए जाते हैं। जैसे कि क्यूटेनियस एफेक्शंस, यानी ये स्किन के ऊपर हल्के हल्के लाल कलर के दाने जैसे उभर आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और जितना खुजली करो ये बढ़ते जाता है धीरे धीरे। स्कैबिस का मतलब होता है हाथ के और पैरों के उंगलियों के बीच में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जो बार बार खुजली करते रहता है, और जितना लाल कलर का होता है, जितनी खुजली करोगे उतना ये बढ़ते रहता है। कभी कभी उसमें से खून भी आ जाता है ज्यादा खुजली करने की वजह से, इसे स्कैबिस कहा जाता है। सोरोसिस का मतलब होता है ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। स्किन के ऊपर खुजली आती है और स्किन के ऊपर हल्की हल्की पपड़ी निकलते रहती है। जितना स्किन को खुजली करोगे उतना स्किन के ऊपर से व्हाइट कलर की पपड़ी धीरे धीरे निकलते रहती है, और ये बॉडी, पूरे बॉडी के ऊपर बहुत फास्टली फैलने वाली बीमारी होती है। सर के बालों में से तो पैर के नाखून तक के बहुत कम समय में ये पूरी फैल जाती है। इसका पेशेंट हमेशा बदन के ऊपर खुजली करते रहता है और उसके खुजली में से धीरे धीरे पाउडर निकलते रहती है। रिंग वर्म एंड एक्जिमा। रिंग वर्म यानी आप लोग टीवी पर एडवर्टाइज देखते हो कि गर्दन के पास में एक गोल ऐसा इन्फेक्शन हुआ और ये राउंडेड इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक जगह पर, दो जगह पर, काफी जगह पर हो गया। इसे रिंग वर्म कहा जाता है, जो राउंड शेप में या रिंग शेप में होता है। और एक्जिमा का मतलब होता है, ये भी एक स्किन की ही बीमारी है। कई बार स्किन के ऊपर इचिंग होने लगता है तुरंत। ये इचिंग इतना बढ़ जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है, इसे एक्जिमा कहा जाता है। ये सभी स्किन के डिसीजेस में ये थिस्पेसिया पॉपुलिना का लीव्स, फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं। सेकंड, येलो जूस ऑफ द पेंडुलस एंड फ्रूट इज यूजफुल इन स्प्रिंग्स, ब्रूसिस एंड ऑल क्यूटेनियस डिसीजेस। ये फिर से सभी के सभी स्किन से रिलेटेड डिसीजेस है। इनमें इसका प्लांट का जो येलो जूस निकलता है वो यूजफुल होता है। डिकॉक्शन ऑफ द बार्क इज गिवन इंटरनली इन क्रॉनिक डिसेंट्री। इसके बार्क का डिकॉक्शन जो होता है यानी काढ़ा जो होता है वो बार बार होने वाले डिसेंट्री में, क्रॉनिक का मतलब होता है बार बार होने वाली डिसेंट्री में दिया जाता है। ये हुए हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सम प्लांट्स फ्रॉम फैमिली मालवेसी। अभी इसमें जो भी वर्ड्स आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हैं वो वर्ड यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। अभी आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। मालवेसी फैमिली यहाँ पर फिनिश हो रही है। अगर पूरे फैमिली में से आप लोगों को अगर कोई डिफिकल्टी हो तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा वो लेक्चर में आप मुझे पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मालवेसी फैमिली फिनिश कर रहे हैं। मंडे से आप लोगों के लेक्चर पाठक साहब लेंगे। समय वही रहेगा। मैसेज आपको पाठक साहब डालेंगे। कल संडे है, कल शाम तक के आपको मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे पाठक साहब। और फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, जब भी लूँगा मैं, तो उस वक्त आप लोग मालवेसी में जो भी डिफिकल्टी होंगी आपको वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सोलेनेसी फैमिली स्टडी करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसे धतूरा फैमिली भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। थैंक यू।